जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हम लोग रोज़ की बात ये आज अगले चैप्टर यानी कि हम लोग इसके पहले जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बड़वाल की है, हम लोग फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग आधुनिक भारत का पूरा पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन अटेंड किए और पूरा उसको समाप्त कर लिए। अब हम लोग आ गए हैं विज्ञान में। विज्ञान का जो पार्ट पहला है भौतिक विज्ञान, उसको भी स्टार्ट कर दिए और उसका भी आज चौथा या तीसरा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला है हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का पहला चैप्टर होगा ध्वनि और दूसरा होगा ऊष्मा एवं ऊष्मीय गतिकी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि क्लास जैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला ही चैप्टर है इसमें ध्वनि। ध्वनि को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से करा कि पराध्वनि जेट यानी कि सुपरसोनिक जेट, जिसे हम लोग पराध्वनिक जेट कहते हैं, यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। तो किस परत को पड़ती है भाई? तो ये आपका ओजोन परत है। कौन सी परत को पड़ती है भाई क्षति? तो ओजोन परत को पड़ती है सुपरसोनिक जेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा। करा किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर। 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह से। चलिए आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? कहा कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड समुद्री तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इतना अच्छे समझ में आया। आगे चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। देखिए कहा कि सिनेमा घरों में बड़े बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? अनुरणन। कौन सा कारण भाई? अनुरणन है ये कारण है, क्योंकि हमें दोबारा सुनाई देती है, कुछ देर तक सुनाई देती है। जैसे बड़े बड़े हॉल हो जाए, सिनेमा घर हो जाए, सभागार हो जाए, यदि हम बोलते हैं तो मेरी आवाज़ मेरे बोलने के बाद भी सुनाई देती है। तो वो किसके कारण सुनाई देती है? तो अनुरणन के कारण। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आ जाते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पे हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए एक दूसरे से हम लोग बातें नहीं सुन सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं। वह जय पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। जिसमें पराश्रव्य ध्वनि की गति का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं भाई। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। WHO के अनुसार मानव के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि सबसे उपयुक्त है? तो 45 डेसिबल की। कितनी? 45 डेसिबल की। किसके अनुसार है भाई? ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये तय किया गया है कि 45 डेसिबल तक की तीव्रता की ध्वनि आपके लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बन रहा है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है?
क्योंकि वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जो पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं और उसी की दिशा में जाते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। जो रिमोट से बैठे बैठे एक जगह से हम लोग टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं रिमोट से, तो किसके द्वारा होता है संभव? तो अवरक्त तरंगों के द्वारा ही संभव हो पाता है। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए भाई कुछ है, करा कि साधारण बातचीत किस डेसिबल में की जाती है? तो 30 से 40 में। चलिए देखिएगा, साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए। तेज बातचीत के लिए 50 से 60, तेज संगीत या शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्ते की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल तक होता है। सायरन यानी पुलिस या एम्बुलेंस की जो आवाज़ होती है कितने डेसिबल तक का होता है? वो 110 से 120 डेसिबल तक का होता है। जेट विमान जो होता है उसकी जो होती है ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल तक होती है। औद्योगिक यंत्र, संयंत्र या कारखाने ये कितने तीव्रता होती है इनकी? तो 100 से 120 डेसिबल तक की होती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि एम्बुलेंस और पुलिस, देखिए जो इम्पोर्टेंट बन रहा है आपका, एम्बुलेंस और पुलिस का जो होता है वो कितना डेसिबल होना चाहिए तीव्रता? तो 110 से 120। और पत्ते की सरसराहट 10 से 20, जो पत्ते की सरसराहट होती है 10 से 20 डेसिबल तक की होनी चाहिए। और जो हम लोग गाना सुनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होना चाहिए? यानी कि 80 डेसिबल से अधिक होना चाहिए। और साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल की होनी चाहिए तीव्रता ध्वनि की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ है और आप इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। चलिए आ जाते हैं आगे, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बनता है। और जी भाई पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। एक बार शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग आगे क्या करा कि टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। कौन सा भाई? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गूढ़ता के आधार पर किया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद होता है ध्वनि गूढ़ता के आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा बांसुरी का है, कौन सा सितार का है। चलिए आगे देखते हैं। करा कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? नाइट्रोजन में, उसके बाद फिर जल में, उसके बाद फिर लोहा में। यानी कि जो ध्वनि का आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम किस में होगा? नाइट्रोजन में, उससे ज़्यादा जल में और सबसे ज़्यादा क्या होगा? लोहे में होगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या आरोही क्रम है, वेगों का आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। सबसे ज़्यादा लोहा, फिर जल, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे कम यानी कि गैस है। चलिए आ जाते हैं आगे। ध्वनि की चाल ठोस के माध्यम से सर्वाधिक, एक बार फिर से सॉरी, अब देखिएगा कह रहा है कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, दिमाग में लिख लीजिएगा। चाहे जैसे कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है, और द्रव होता है जो माध्यम में होता है। चलिए आगे देखते हैं। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो तापमान बढ़ता घटता है तो ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाता है। यदि तापमान घट रहा है तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। यानी तापमान घटेगा तो भाई नमी आएगी, जब नमी आएगा तो ध्वनि का वेग भी कम होगा, क्योंकि नमी में कम होता है, ठोस में ज़्यादा होगा। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है,
इसलिए एक दूसरे की आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं चंद्रमा पे। जो भी चंद्रयान यानी जो यात्रा करते हैं चंद्रमा पर जा कर के रहते हैं, वहाँ पे उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक धातुओं में होता है, जो धातु ठोस होता है। चलिए आ जाते हैं आगे भाई। आगे कह रहा है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि की परावर्तन पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप? तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भाई। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा ही पढ़ो और बेस्ट पढ़ो। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्वनि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में। किसमें? एकॉस्टिक्स में किया जाता है। अगला देखिएगा, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण नहीं हो सकती है ध्वनि में। ध्वनि में ध्रुवण नहीं हो सकती है। आगे देखिएगा आगे क्या कर रहा है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। जो आवृत्ति होती है ध्वनि की जितनी बार ज़्यादा होगी उसी पर वो आधारित होता है ध्वनि का तारत्व। अगला देखिएगा कह रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण होता है तरंगों का परावर्तन। जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है हमें, वो क्यों सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है इसके वजह से। आगे देखिएगा कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि इससे कम होगा तो नहीं सुन पाएगा, इससे ज़्यादा होगा तब पर भी आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं वो कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जा सकती है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए देखिए ध्वनि की चाल हम लोग देख लेते हैं कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना है भाई? 6,420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में 5,960, लोहा में 5,950। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है? एल्युमिनियम में है ध्वनि की चाल। सबसे ज़्यादा किस में है? एल्युमिनियम में है। और कांच फ्लिंट जो होता है वो 3,980 मीटर प्रति सेकेंड है। जल में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो देखिएगा भाई आपका कितना है? 1402 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में ध्वनि की चाल कितना है? ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में 1286 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड और सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल है ध्वनि की। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा है वायु में ध्वनि की चाल, कई बार पूछेगा, कई एग्जाम में भी पूछ चुका है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज़्यादा तो पहले काम करना है क्या? ठोस। और ठोस में सबसे ज़्यादा किस में है? एल्युमिनियम में। 6,420 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जाता है इसमें। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं आगे, चलते देखते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न बनता है ध्वनि से। करा कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, इसलिए वो पतली बोलती है लेकिन तेज बोलती हैं। तो तारत्व अधिक होता है तो इसी के वजह से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका क्या बनता है? ऊष्मा एवं उसमें ऊष्मागतिकी, हीट तथा थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आ जाते हैं आगे। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे, देखने में दिक्कत ना हो भाई। चलिए देखिएगा पहला ही क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे
देखिएगा, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। क्या होगी? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है और कौन सी क्लास बेस्ट है और कैसी क्लास चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हमें भी उससे मोटिवेट मिलता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? जब हवा तेज चलती है जिस दिन रात्रि को, उस दिन ओस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर का तेज हो जाना, यानी वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बहुत तेज हो जाती है, इसकी वजह से ओस नहीं बनने का कारण नहीं बन पाते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलो भाई, जो रेफ्रिजरेटर, देखो अभी हम लोग रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज, हम लोग सोचते हैं कि उसके अंदर रखने से सब ठंडा हो जाता है, तो उसको खोल दो तो क्या कमरे में एसी का काम करेगा? नहीं करेगा। भाई फ्रिज है, फ्रीजर है, उसके अंदर है जो भी चीज़, तो वो तो ठंडा कर दे रहा है। लेकिन जब उसी को हम लोग कमरे में उसके दरवाजे खोल करके लगा दें तो क्या वो ठंडा हवा या ठंडा मौसम या टेम्परेचर कर सकता है? नहीं। उसका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और गर्मी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्या का क्वेश्चन क्या करा कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहते हैं। जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए होता है उसे हम लोगों को पूर्ण विकिरण तथा या फिर पाइरोमीटर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा तापमापन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, किसमें कितने के बराबर होता है। देखिए मापन है फ़ारेनहाइट, हिमांक, क्वथनांक और बराबर भाग और एक भाग। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट, थोड़ा सा ऊपर से और कुछ दिया होगा, ये तापमापन है, ठीक है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ये देखिएगा, कह रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन जो हिमांक होता है, ये तीनों का बराबर होता है। कह रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और आगे देखिएगा क्वथनांक इसका क्या जाएगा? फ़ारेनहाइट का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन का क्वथनांक 373 केल्विन। और बराबर भाग क्या होता है? फ़ारेनहाइट 180 और ये दोनों क्या होते हैं? 100 होते हैं। और एक भाग 1 फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो यहाँ तक से आप यही समझिएगा कि जो फ़ारेनहाइट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है। और जो फ़ारेनहाइट का क्वथनांक होता है 212। देखिए फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 212, सेल्सियस का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन का हिमांक 273 और क्वथनांक 300। तो यहाँ से समझ में आया आप सभी को? अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? देखिएगा, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? करा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जो परम शून्य ताप होता है उसे सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। आगे देखिएगा, करा कि स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉन का। जो इंजन होते हैं हिमरोधी यानी कि ठंडा करने वाले होते हैं,
उसमें जो पदार्थ लगाया जाता है यानी रखा जाता है वो एथिलीन ग्लाइकॉल रखा जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है, अगला क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है। उसकी आयतन क्या होती है? घट जाती है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो आयतन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि थर्मोस्टेट यंत्र, ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, बॉक्स में दिया हुआ है, इसका मतलब कह रहा है कि थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है। जो थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध होता है किससे? तापक्रम से होता है, जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब व स्वनियंत्रित करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। जो रेफ्रिजरेटर में इस लगाया जाता है थर्मोस्टेट यंत्र, उसका कार्य होता है कि एक समान ताप को बनाए रखना, जिस ताप में उसी ताप में बनाए रखेगा। आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसको देखते हैं। करा कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? ताज़ा रखने के लिए -4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। ये 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए भाई, माइनस नहीं है, ये डैश है, ये डैश है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है, -4 नहीं। ठीक है, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, ये -4 नहीं है, ये 4 डिग्री से ये डैश है। क्वेश्चन के बाद का देखिए, हर क्वेश्चन के बाद डैश लगा हुआ है। हर क्वेश्चन के बाद जब आंसर लिख रहा है तो डैश लगा हुआ है, तो वो डैश है, वो आपका माइनस नहीं है, तो ये यहाँ से रखेगा 4 डिग्री सेल्सियस। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए लगभग तापमान जो होना चाहिए वो 4 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे भी -37 डिग्री सेल्सियस मानव मानव शरीर का तापमान तो होगा नहीं। यहाँ पे भी आपका क्या है? डैश दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन को दूर करिएगा भाई आप लोग, ठीक है ना। चलिए, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? देखिए, कभी भाप से आप लोग ज़्यादा जल जाते हैं लेकिन उबलते हुए जल में कम जलते हैं, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जो गुप्त ऊष्मा होती है वो भाप में ज़्यादा होती है। चलिए आ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है इसका। करा कि पानी में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन करा कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हिमांक बिंदु घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होते हैं? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या आ जाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या आ जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ी से बोलने में मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये 40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, करा कि देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कोई शीशे की छड़ है और उसको भाप में रखा जाए तो उसकी लंबाई पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगी। यदि भाप में रख दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा बहुत ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है।
जो लोहा होता है उष्मा का अधिक सुचालक होता है, गर्मी के समय में बहुत जल्दी हीट हो जाता है और ठंडी के समय में बहुत जल्दी गलने लगता है, ठंडा हो जाता है। तो इसकी कारण क्या है, क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। यदि उष्मा आता है तुरंत ले लेता है, चला गया तो चला गया। चलिए आ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए आगे, कहा कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। अगला देखिए क्या करा क्वेश्चन, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर, जो ऊष्माधारिता होती है उसके विशिष्ट ऊष्मा पर ही निर्भर करती है। आगे देखिएगा, करा कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छिद्र रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अब देखिए कह रहा है, कहने का मतलब इसका है कि जो मौसम, जो रात बादलों में बादल नहीं होता है, सॉरी, जिस रात में बादल नहीं होते हैं, रात साफ होती है, नहीं बादल रहित होती है, बादल नहीं होते हैं, और जिस रात बादल होते हैं, इन दोनों के बीच में जो तुलना किया गया है, तो हवा से ऊष्मा विकिरण को रोकती है। जो बीच में बादल आ जाते हैं उस दिन आपको देखेंगे, महसूस करेंगे तो गर्मी ज़्यादा महसूस होगा। जिस दिन, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि बदरी है आज रात को, तो उस दिन ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बादल आ जाते हैं तो वो हवा के ऊष्मा को विकिरण को रोक देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में इसको समझिए। कहने का मतलब वही है, ठीक है, कि ज़्यादा गर्मी कब होगी या ज़्यादा और कम गर्मी कब होगी। तो भाई जिस दिन जाहिर सी बात है रात को बादल नहीं दिखाई देंगे, एकदम मौसम साफ रहेगा, तो नॉर्मली हवा ठंडा आएगा, और जिस दिन बदली ज़्यादा रहेगी और हवा गर्म आएगा, तो आप इससे समझ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले क्या होगा, जो जल होता है पहले उसको जब गर्म करते हैं तो पहले घटता है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है, यानी कि कौन सा छाता हमको गर्मी समय में प्रयोग करना चाहिए इस टाइम, तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऐसा छाता लीजिए जो ऊपर के हो वो सफ़ेद हो और जो अंदर का हो नीचे का हो काला होना चाहिए, ताकि हमें गर्मी कम लगे, उमस ना हो। चलिए देखिएगा, करा कि रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे रेलवे से ले लीजिए, चाहे बीपीएससी से लीजिए, चाहे यूपीएससी से, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि प्रचलित क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो रेल की पटरियां बिछाई जाती है उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि पटरियों को ऊष्मी प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, जो पटरियाँ होती है गर्मी के दिनों में जो ऊष्मा होता है वो हीट होती है तो फैलती है, ताकि जब वो, और ठंडी में क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब वो गैप छूटा रहता है तो उतना ही वो दूर क्या होती हैं, फैलती हैं, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और कवर करके अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं। यदि उनमें गैप ना छोड़ा जाए तो शायद वो पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और दुर्घटनाएँ घटना शुरू कर दिया जाएगा। तो क्यों छोड़ा जाता है, तो पटरियों को ऊष्मा प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि पटरी जो बनी होती है वो गर्मी के दिनों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है ऊष्मा के कारण हीट होती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जो जगह खुला रहता है वो कवर कर लेती है, और ठंडी के दिनों में वो सिकुड़ जाती है तो वो जगह को दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे देखते हैं। करा कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करता है। जो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान होता है वो किस पे निर्भर करता है,
ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। जो ऊपर के तरफ छेद होता है उस पे और छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर ही निर्भर करता है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा है। करा कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनर एसी, कमरे में लगा हुआ एसी किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है एसी, तो इसीलिए लगाया जाता है, इसीलिए तो लगाया जाता है एसी। चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं चालन के अनुप्रयोग हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी हो जाती है। अभी तो मैंने बताया क्यों, क्योंकि उस लोहा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, क्योंकि वो कम जलेगा। और जो चलिए ठीक है, इसको देखिएगा फिर से। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने के अधिक आसान होता है। जाहिर सी बात होता है भाई, आप लोग मिट्टी का बर्तन जो बना होता है उसमें चाय आसानी से पी लेते हैं, जलता कम है हम लोगों को। लेकिन वही धातु के बर्तन में लेंगे, स्टील में या किसी में भी लेंगे तो ज़्यादा गर्म महसूस होगा, हमको ज़्यादा जलेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसका क्या बनता है आपका? कह रहा है कि शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटों का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछ चुका है। शुष्क बैटरी में क्या क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और फिर अगले चैप्टर को हम लोग अगले दिन करेंगे, या तो फिर आप दो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 2-2 घंटे, लगभग 1-1 घंटे का, आधा घंटा ये। और एनसीईआरटी का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करना हो तो एनसीईआरटी प्रमुख होता है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आज या कल से, एनसीईआरटी का भी आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी भाई पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो पड़े आपको तुरंत उसकी सूचनाएं मिल जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।